हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट मैथ। आज की वीडियो में हम क्लास 12th एक्सरसाइज 4 पॉइंट इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एज मैट्रिसेज। मतलब कि देखो, शुरू में जब मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था फिर हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, फिर आगे क्या पढ़ा था हमने, इन्वर्स पढ़े, एडजॉइंट पढ़े, माइनस पढ़े। अब इसके उपयोग पढ़ेंगे कि इनका उपयोग कहाँ होता है, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। देखो, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं। थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10 मान लेते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब ये जो वेरिएबल होते हैं ना, एक्स और वाई, इनकी पावर 1 होती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इनको सोल्व कर कर एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। हमने 10th क्लास में कौन कौन से सीखे थे तरीके? 10th क्लास में हमने तरीके सीखे थे, एक तो एलिमिनेशन मेथड, इनके एक्स और वाई ये जो वेरिएबल होते हैं ना, इनको फाइंड करने के तरीके हैं। ये मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा मेथड क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और एक मेथड और था ग्राफिकल मेथड। लेकिन अब 12th स्टैंडर्ड में क्या करेंगे हम, 12th क्लास में देखो, जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 9, 3x प्लस 6y प्लस 4z इक्वल टू 10। अब देखो, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल है ना तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पर 2 इक्वेशन है ना तो x y z की वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है। यदि 3 वेरिएबल हैं तो कम से कम 3 इक्वेशन होनी चाहिए। 4x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल टू 14 है। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, वो भी किसकी हेल्प से फाइंड करना है, हमें डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स की हेल्प से फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इनकी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1y c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ऐसे ही a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इनके कोफिशिएंट को, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पर, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब वेरिएबल्स लिखेंगे, क्या क्या वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। देखो वेरिएबल एक्स वाई जेड है ना, इक्वल टू, अब हम लिखेंगे कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है, d1 d2 d3। अब ये देखो, ये हो गए कोफिशिएंट, ये वेरिएबल, ये हो गए कांस्टेंट। ये फॉर्म है ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पर ए क्या है, ए इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी हो गया ना। ये देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, ऐसे ही a3 b3 c3। एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। अब देखो यहाँ पर देखो,
ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म हो गई ना ये। देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज यही मैट्रिक्स आ जाएगी। मैं मल्टीप्लाई कर दिखाऊँ आपको। देखो कैसे मल्टीप्लाई होगी, रो की कॉलम वाइज। क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x b2y, ये इसके साथ होगी ना, a2x b2y c2z c2z, ऐसे ही a3x प्लस b3y और c3z इक्वल टू d1 d2 और d3 आ जाएगा। देखो सेम वही की वही आ गई जनरल इक्वेशन। आ गए समझ? कैसे लिखना है, पहले कोफिशिएंट फिर वेरिएबल फिर कांस्टेंट, किस फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। अब देखो ये मेथड हम किस लिए यूज करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सेम एज इट इज यहाँ पर भी एक्स वाई जेड एक्स मैट्रिक्स है तो हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी। एक्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, चलिए बताता हूँ आपको। ए एक्स इक्वल टू बी है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, देखो ए इनवर्स इंटू में ए, लेफ्ट साइड करनी पड़ेगी, राइट साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स ए इनवर्स, ये तो कुछ होगा ही नहीं, ए से ए इनवर्स थोड़ी ना कट जाएगा ऐसे, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में करेंगे, ऐसे ही ए इनवर्स बी हो जाएगा ये। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये फॉर्मूला होता है क्या फाइंड करने का, एक्स वाई और जेड जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनको फाइंड करने का। इससे फाइंड किया जाएगा एक्स वाई जेड को, जैसे कि हम मेथड यूज कर करते थे ना एलिमिनेशन, और वो 3 मेथड हो रहे हैं ना ग्राफिकल वाले। अब इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे हम ये वेरिएबल्स। अब ए इनवर्स क्या होता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था 4.4 में। ए इनवर्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर ए इनवर्स पुट कर देते हैं, एक्स क्या आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इंटू में बी, ये हो जाएगा वेरिएबल फाइंड करने का फॉर्मूला। आ गई इतनी चीज़ समझ में। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कि इक्वेशंस होती है ना, जो हमने 3 जनरल इक्वेशन ली थी ना, वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी वो देख लेते हैं। हेडिंग लिखेंगे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो पहले तो कंडीशन लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो देन फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, यदि देखो ये 0 आ गए ना तो फिर इस पर चेक करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए के, कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी क्या आता है। तो फर्स्ट कंडीशन होती है इसमें, यदि ये 0 गया तो फिर फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ एडजॉइंट ए इंटू में बी नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
इज इनकंसिस्टेंट। और सेकंड कंडीशन क्या आती है इसमें, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो सेकंड कंडीशन आती है इफ एडजॉइंट ए इंटू में बी इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू गए तो इक्वल टू 0, तो फिर देन यदि ये 0 आ गया और ये तो 0 हो ही गया, ये इसी का तो पार्ट है, यदि ये 0 हो गया उसके बाद बात कर रहे हैं, फिर देखो ये 0 हो गया ये भी 0 हो गया, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन फर्स्ट क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और ऑप्शन सेकंड क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब देखो आपको समझा देता हूँ, ये होती है, इससे तो वेरिएबल फाइंड करते हैं एक्स वाई जेड, तो इसी से लेकर चलेंगे कि सारी चीज़ें इसी से डिफाइन होगी कि इनकंसिस्टेंट होगा कंसिस्टेंट होगा, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, वो सभी इसी पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें फाइंड ही क्या करना है, एक्स मैट्रिक्स जो तो फाइंड करनी है, तो ये लेकर चलेंगे हम। तो देखो एक्स क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इंटू में बी। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये देखो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, मतलब कि ये नॉट इक्वल टू 0, तो फिर मान लो 5 आता है एडजॉइंट ए इंटू में बी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट आएगा, क्योंकि एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी जिससे सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। या फिर मान लो ये 0 भी आ गए ना, अगर ये 0 भी आ जाता है तो 0.5 हो जाएगा, ये देखो 0 मैट्रिक्स आएगी 2/1/2 ऑर्डर की, कैसे वो भी समझा दूंगा आपको। तो 1/5, ये देखो ये 0/0 ऑर्डर क्या हो गया 1/2 की मैट्रिक्स आ गई, क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हुआ 0.5, 0 के ऊपर में कुछ भी हो जाता है 0, तो एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू मिल गई ना, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। आ गई इतनी समझ में। यहाँ पर आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, यदि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल नॉट इक्वल टू 0 हो ना, तो चाहे एडजॉइंट ए इंटू में बी इक्वल टू 0 हो या फिर एडजॉइंट ए इंटू में बी नॉट इक्वल टू 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 मानना तो 0 0 0 आ जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू 0 0, और यहाँ पर मान लो कोई मैट्रिक्स आ गई 1/1 और नीचे आ गया 2, तो अंदर डिवाइड हो जाएगा 1/5 और 2/5। अब देखो ये बता देता हूँ 1/2 ऑर्डर की कैसी आई। मान लिया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर क्या गया 2/2, तो एडजॉइंट ए कितना ऑर्डर का होगा 2/2 का, और बी मैट्रिक्स देखो, बी मैट्रिक्स क्या थी D1 D2, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/1, मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू में बी, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए, फाइनल ऑर्डर हुआ 2/1 का, ये 2/1 का ऑर्डर है, सॉरी 2/1 का, गलती से हो गया था मेरे से। अब देखो आपको ये कंडीशन और समझा देता हूँ, पहली कंडीशन आ गई समझ में, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो फिर एडजॉइंट ए इंटू में बी 0 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। सेकंड कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए इंटू में बी। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, ये जीरो हो तो ये जीरो मान लेते हैं, 1 अपॉन जीरो। अब देखो ये नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 और 2, तो 1 अपॉन जीरो ये नीचे आ जाएगा। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको नीचे भी लिख सकते हैं 1 2, कुछ नहीं करा, बस इक्वली तो है ये दोनों। अब ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई जीरो आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई जीरो। अगली स्टेप की लिख रहा हूँ ये, मतलब कि ये जीरो को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, मतलब कि x की वैल्यू इनफाइनाइट आई, y की वैल्यू इनफाइनाइट आई। अब x और y की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएंगी तो सिस्टम तो इनकंसिस्टेंट होगा ही, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। अब सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका, x इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इंटू में बी। ये देखो ये तो जीरो है ही, और ये नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, नॉट सॉरी सेकंड कंडीशन में देखो जीरो के इक्वल है, तो ये जीरो जीरो मैट्रिक्स मान लेते हैं, जीरो जीरो। अब ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कैसे है, देखो ये 1 अपॉन जीरो जीरो जीरो। अब ये 1 अपॉन जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन जीरो 0 अपॉन जीरो। तो अब देखो मैंने क्या लिखा था, ऑप्शन फर्स्ट कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है देखो आगे समझाता हूँ। मैथमेटिक्स में 0 अपॉन जीरो ये अनडिफाइंड है, इसकी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 इंटू में 1 डिवाइड बाई जीरो, जीरो से जीरो कट गया, 1 के इक्वल आ गया। 0 अपॉन जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0 0, इसको ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, 0 अपॉन जीरो होगा, लेकिन ये कट गया तो 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये अनडिफाइंड रूप है। मैथमेटिक्स में 0 अपॉन जीरो डिफाइंड नहीं है कि 0 अपॉन जीरो की कोई वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होता। ऐसे देखो 0 अपॉन जीरो इक्वल टू 0 इंटू में 5 डिवाइड बाई जीरो लिख सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 आ गया। तो इसलिए हम लिखते हैं कि कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। देखो आ गए समझ में, ये जो समझा रहा हूँ ना, ये जो आपको समझाया ना कि क्यू आई इक्वल टू, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं है, ओनली बस जो हाई लेवल के टीचर है ना उन्होंने बता रखा है। और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। पहले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि ए इक्वल टू मान लो 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 4 - 6 - 2 नॉट इक्वल टू जीरो। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आए ना तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 2 1 4 2, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 4 - 4 इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाए ना तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो आ गया ना, इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बस इतना ही है नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स।
इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट है ना, इस पार्ट को वापस देख लेना, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इससे आसान वीडियो कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं मिलेगा आपको। इससे